हमारी इस कहानी का शीर्षक है दोस्ती का खून। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो हमें जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले जुनैद के घर आज रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों का हुजूम था। मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब को कुरान खानी के लिए बुलाया गया था। जुनैद की अम्मी नाश्ते की तैयारियों में मसरूफ थी तो उसके अब्बा और बाकी अफराद मौलवी साहब के पास बैठे दुरूदो सलाम पढ़ रहे थे। घर में खुशी का माहौल फैला हुआ था और आखिर हो भी क्यों ना, सलमा और रजिया का चहीता भाई जुनैद नौकरी के लिए दुबई जो जा रहा था। जुनैद के अब्बू ने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर कुछ पैसे जुटाए थे ताकि बेटे को विदेश भेज सके। स्कूल में चपरासी की नौकरी करने वाले राशिद के पास इतनी जमा पूंजी नहीं थी। बरसों से बचाकर रखी पुश्तैनी जमीन को बेचने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। पढ़ाई में मन न लगने के कारण जुनैद 12वीं की परीक्षा में फेल हो गया था, जिसके बाद राशिद ने कुछ पैसे जोड़कर उसे कस्बे में ही एक परचून की दुकान खुलवा दी थी। उससे बस इतना ही हो पाता था कि घर वाले 2 वक्त का खाना सुकून से खा पाएं। लेकिन अब सलमा और रजिया भी बड़ी हो गई थी। राशिद को उनकी शादी की टेंशन हमेशा लगी रहती थी। राशिद को परेशानी में देखकर उसके दोस्त नजीर ने उसे सलाह दी कि बेटे को नौकरी के लिए विदेश भेज दे, वहाँ अच्छे पैसे मिल जाते हैं। परचून की दुकान से कितना कमा लेगा। बेटे को विदेश में नौकरी करने से घर में पैसा आएगा, जिससे माशरे में इज्जत भी बढ़ेगी। आजकल दुनिया पैसे वाले को ही पूछती है। राशिद को उसकी ये बात समझ में आ गई। राशिद के दोस्त नजीर ने कहा कि उसकी जान पहचान का एक एजेंट है जो पैसे लेकर दुबई में जुनैद की मॉल में नौकरी लगवा देगा। राशिद ने दोस्त की बात मानकर जुनैद को दुबई भेजने का मन बना लिया। पुश्तैनी जमीन बेचकर उससे मिले पैसों को उसने बेटे को विदेश भेजने में खर्च कर दिया। कुरान खानी के बाद मौलवी साहब ने जुनैद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ कराई। मेहमानों के जाते जाते तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। गर्मियों के दिन थे। जुनैद और उसके अब्बू छत पर लेटे बातें कर रहे थे। बेटा, अब तुझे ही अपनी बहनों की शादी करनी है। मेरे पास जो कुछ था मैंने तेरे विदेश भेजने में खर्च कर दिया। स्कूल में नौकरी से घर का गुजारा तो मैं कर लूंगा, लेकिन तेरी बहनों की शादी भी होनी है। बिना दहेज के आजकल कौन लड़के वाले ब्याह करते हैं, और मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है कि मैं उनके दहेज का इंतजाम कर सकूं। राशिद ने दुआ से अंदाज में जुनैद की ओर देखते हुए कहा, अब्बू आप फिक्र न करो, बहनों की शादी की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। मैं उनकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हम किसी अच्छे खानदान में ही उनकी शादी करेंगे। जुनैद ने अब्बू को दिलासा देते हुए कहा, जुनैद बेटा, भले ही मैं पैसा इतना ना कमा पाया हूँ, लेकिन इज्जत बहुत कमाई है मैंने। पूरी जिंदगी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। कभी भी पैसों की खातिर अपना ईमान मत बेचना। चाहे 2 रोटी कम खानी पड़े, लेकिन इज्जत की खाना। बेटा, मेरी ये बात हमेशा याद रखना, राशिद ने जुनैद को समझाते हुए कहा। जुनैद ने अब्बू को भरोसा दिलाया कि वो ऐसा ही करेगा। अगले दिन जुनैद की फ्लाइट थी। राशिद का दोस्त नजीर भी जुनैद के साथ दुबई जा रहा था। नजीर ने घर वालों को भरोसा दिलाया कि वो उसका पूरा ख्याल रखेगा। एयरपोर्ट पर जुनैद ने अब्बू को और अम्मी को गले लगाया और उनसे विदा होते हुए रवाना हो गया। जुनैद बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जिस कंपनी में तुम नौकरी के लिए जा रहे हो वो बहुत अच्छी है। वहाँ तुम्हें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। प्लेन के अंदर नजीर ने जुनैद से कहा, अंकल, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आप बहुत नेक इंसान हैं। जुनैद ने नजीर की ओर देखते हुए कहा, अरे बेटा, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे कस्बे के सभी नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। नजीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ घंटों के सफर के बाद फ्लाइट ने दुबई में लैंड किया। एयरपोर्ट पर एक बंदा जुनैद के नाम का बोर्ड लिए खड़ा था। जुनैद ने उसे अपना तारुफ कराया तो उस बंदे ने बताया कि कंपनी ने उसे जुनैद को लेने के लिए भेजा है। जुनैद को लेकर ड्राइवर एक होटल के सामने जाकर रुका। होटल काफी बड़ा और आलीशान था। जुनैद ने इतनी खूबसूरत जगह पहली बार देखी थी। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। जुनैद बेटा, आदत डाल लो, अब यह मंजर तुम्हें हर कदम पर देखने को मिलेंगे। जुनैद को हैरत में पड़ा देखकर नजीर ने मुस्कुराते हुए कहा। जुनैद और नजीर एंट्री करके अपने रूम में आकर बैठ गए। अपने छोटे से 2 कमरों के घर में रहने वाले जुनैद के लिए होटल का रूम किसी जन्नत से कम नहीं था। बेटा, अब तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। कुछ चाहिए हो तो वेटर को बुला लेना। नजीर मुस्कुराते हुए जुनैद को अलविदा कहकर वहां से चला गया। थके होने की वजह से बिस्तर पर लेटते ही जुनैद को जल्दी ही नींद आ गई। अगली सुबह 8 बजे कमरे पर किसी की दस्तक से उसकी नींद खुली। आंखों में नींद लिए जुनैद ने दरवाजा खोला तो बाहर एक शख्स खड़ा था। जुनैद ने उसे गौर से देखा। 6 फुट लंबा सांवला चेहरा, पठानी कुर्ता पहने, हाथ में कोई फाइल पकड़े वो आदमी गौर से जुनैद को देख रहा था। आप कौन? जुनैद ने कहा। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, जल्दी से तैयार हो जाइए। शख्स ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अच्छा हाँ, नजीर अंकल ने बताया था कि मॉल से कोई लेने के लिए आएगा। जुनैद ने जवाब दिया। उस शख्स ने हाँ में सिर हिलाया। जुनैद जल्दी ही जाने के लिए तैयार हो गया। अपना सामान भी साथ ले लो, शख्स ने कहा। सामान क्यों? जुनैद ने हैरत से पूछा। यहाँ से मॉल काफी दूर है,
इसलिए हमने मॉल के पास ही एक होटल में आपके रहने का इंतजाम किया है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जुनैद ने अपना सामान भी साथ ले लिया और उस शख्स के साथ कार में जाकर बैठ गया। लो अपने घर वालों से बात करके उन्हें बता दो कि तुम पहुंच गए हो, उस आदमी ने मोबाइल जुनैद को देते हुए कहा। जुनैद ने अब्बू को फोन किया और उन्हें अपने पहुंचने की खबर दी। उसने उन्हें वहां की आलीशान इमारतों के बारे में बताया। बेटे से बात करके राशिद को भी इत्मीनान हो गया था कि बेटा खैरियत से है। अब्बू से बात करने के बाद जुनैद ने फोन वापस देते हुए पूछा, और कितनी दूर रह गया है? बस थोड़ी दूर और है, उसने जवाब दिया। कुछ देर बाद गाड़ी किसी सुनसान इलाके में एक घर के सामने रुकी। यहाँ तो कहीं मॉल नहीं दिख रहा, जुनैद ने आसपास देखते हुए कहा। हाँ, आज रात हम यहाँ रुकेंगे, उस शख्स ने कार से उतरते हुए जवाब दिया। वो आदमी जुनैद को लेकर उस घर में दाखिल हुआ। अंदर आकर जुनैद ने देखा कि उस घर में बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। ज्यादातर कमरों में सामान रखा हुआ था। एक कमरे में कुछ युवक बैठे थे। जुनैद को देखते उस आदमी ने खाली पड़े एक कमरे का दरवाजा खोला। जुनैद ने अपना सामान कमरे में रख दिया और जमीन पर पड़े गद्दे पर बैठ गया। उस आदमी ने जुनैद से कहा कि वो यहीं आराम करे और कमरे का दरवाजा बंद करके चला गया। जुनैद को कुछ समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। उसने बाहर जाना चाहा तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। अगले दिन वह जल्दी उठ गया था। उसे बाहर से काफी लोगों के चहलकदमी करने की आवाजें आ रही। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और वही शख्स कमरे में दाखिल हुआ। चल, बहुत आराम कर लिया तूने, उस शख्स ने जुनैद को खड़ा करते हुए कहा। जुनैद को समझना नहीं था। वो उस आदमी के साथ कमरे से बाहर आ गया। बाहर उन दोनों के अलावा कुछ लड़के और थे जो उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। सब लोग जाकर बाहर खड़ी बस में बैठ गए। उस आदमी ने जुनैद को भी बस में बैठने का इशारा किया। जुनैद कुछ समझ नहीं पा रहा था। उस आदमी ने सख्त आवाज में दोबारा कहा तो जुनैद डर के मारे बस में जाके बैठ गया। कुछ मिनट चलने के बाद बस एक ऑयल रिफाइनरी के सामने जाकर रुकी। सभी को उतरता देखकर जुनैद भी उतर गया। भैया, नजीर अंकल कहाँ हैं? जुनैद ने दबी आवाज में कहा। तेरे नजीर अंकल तो गए, अब तू यही बात अच्छी तरह समझ ले कि तुझे वही करना है जो हम कहेंगे, उस शख्स ने जुनैद को घूरते हुए कहा। लेकिन मेरी तो मॉल में जॉब थी, मैं यहाँ क्या काम करूंगा? मुझे वही नौकरी करनी है, जुनैद ने डरते डरते कहा। तो तू अब तक ये बात नहीं समझा? तेरे नजीर अंकल ने 50,000 रुपए लिए हैं तेरे, तुझसे पहले भी वो कई लड़के दिलवा चुके हैं। अब तू वही करेगा जो हम कहेंगे, उसने हंसते हुए जवाब दिया। जुनैद को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि नजीर अंकल ने उनके साथ धोखा किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जुनैद ने कहा। बेटा, पैसों से बढ़ के कुछ नहीं होता है। वो नजीर सालों से हमारे लिए काम कर रहा है। अब तू ज्यादा नखरे मत दिखा, चुपचाप वही कर जो तुझसे कहा जा रहा है, नहीं तो तुम जैसों को ठीक करना भी अच्छी तरह आता है हमें। नहीं, मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, मुझे वापस इंडिया जाना है, जुनैद ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। ये सुनते ही उस आदमी ने गुस्से में जुनैद को मारना शुरू कर दिया। सुअर के बच्चे, अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगा, भूल जा तेरा कोई घर भी था। तेरे घर वालों को बता दिया जाएगा कि तू एक हादसे में आग में जल के मर गया, अब यही तेरी जिंदगी है, मारते हुए कहा। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए, हम गरीब लोग हैं, खुदा के वास्ते मेरे ऊपर ये जुल्म ना कीजिए। अब्बू ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मैं उनकी आखिरी उम्मीद हूँ। उनकी सारी जमा पूंजी मुझे भेजने में खर्च हो गई, बहनों का ब्याह कैसे होगा, टूट जाएंगे वो, जुनैद ने रोते रोते उस आदमी का पैर पकड़ते हुए कहा। उस पर जुनैद की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। कुछ लड़के पास में खड़े ये सब देख रहे थे। उस आदमी ने उनकी तरफ इशारा किया और वो जुनैद को उठाकर अपने साथ ले गए। उन्होंने जुनैद को बताया कि वो भी इसी तरह यहाँ आकर फंसे हैं। ये गिरोह विदेशों से लड़के लाकर यहाँ उनसे काम करवाता है। अपने खिलाफ जाने वाले लड़कों का वो बहुत बुरा असर करते हैं, जिससे कोई भी यहाँ से भागने की हिम्मत न जुटा पाए। जुनैद भी समझ चुका था कि वो यहाँ फंस चुका है। उसे यहाँ से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। वह अब इसे ही अपनी किस्मत मानकर दूसरों लड़कों की तरह काम में लगा रहता था। उन लोगों से अलग अलग तरीके का काम लिया जाता था। कभी उन्हें किसी ऑयल रिफाइनरी में खुदाई के लिए भेज दिया जाता, तो कभी किसी रेगिस्तानी इलाके में बन रही कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज दिया जाता। दूसरी ओर जुनैद के घर वालों को जब बेटों के हादसे में जलकर मरने की खबर मिली तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। के लिए ये सदमा बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था। जुनैद की अम्मी बेटे के चले जाने का दुख बर्दाश्त न कर सकी और कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। राशिद ने किसी तरह बेटियों और खुद को संभाला। इसी तरह 2 साल बीत गए। जुनैद की हमेशा यही परेशानी लगी रहती कि उसके पीछे अम्मी अब्बू का क्या हाल होगा। उसने वहां से निकलने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो पकड़ा जाता और उसे वहां से भागने की वजह से मारा पीटा जाता। वह वहां से निकलने की उम्मीद ही छोड़ चुका था। एक दिन जब जुनैद और बाकी लड़कों को लेकर बस ऑयल रिफाइनरी से वापस जा रही थी तो अचानक ही बस को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया। पुलिस को देखते ही बस की हिफाजत के लिए चलने वाली गाड़ी में बैठे बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सभी बदमाश मारे गए। पुलिस बस को लेकर हेडक्वार्टर आ गई। वहां पहुंचकर जुनैद को पता चला कि दुबई पुलिस ने नजीर को भी पकड़ लिया था। वह फर्जी पासपोर्ट की मदद से अमेरिका जाने की फिराक में था।
पुलिस के सख्ती करने पर नजीर ने ही इन लोगों के बारे में जानकारी दी थी। जुनैद के साथ आजाद हुए लड़के सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों के भी थे। ये एक बहुत बड़ा गिरोह था जो बरसों से भारत, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से लड़कों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर बुलाता था और अवैध रूप से उनसे काम करवाता था। घर वालों को कुछ पता न चल सके इसके लिए वह हादसे में लड़के के जलने का झूठा नाटक रचते थे। बॉडी मांगने पर आग में पूरी तरह जलने की बात कह देते थे। जुनैद ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस बड़ी मुसीबत से उसे निजात मिल गई। कागजी कार्रवाई के बाद सभी लड़कों को अपने अपने मुल्क भेज दिया गया। जुनैद के घर वालों को जब उसके जिंदा होने का पता चला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इतने बरसों से बेटे को मरा हुआ समझकर जी रहे राशिद के लिए यह खबर किसी मौजे से कम न थी। उसने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। कस्बे में जब यह खबर पहुंची तो जगह जगह इसी बात की चर्चा हो रही थी कि नजीर ने चंद पैसों की लालच में आकर दोस्ती का खून कर दिया। जुनैद के घर पहुंचने पर पूरे कस्बे ने जोश और खरोश के साथ उसका स्वागत किया। राशिद ने जब बेटे को देखा तो खुशी से गले लगा लिया। जुनैद भी अब्बू को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। घर वापस लौटने की उम्मीद छोड़ बैठा जुनैद आज अपने घर पहुंच चुका था।